सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी साथियों के लिए जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग 2017 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। संपूर्ण प्रश्न पत्र को यानी कि टोटल 18 क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो एक बार आपको 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा दिया गया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं थर्ड सेमेस्टर के, सभी पेपर को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने 2017 के प्रश्न पत्र को। तो जितने भी साथी हैं भाई, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि जितने भी साथी हैं सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, यदि 16:8 समानुपात 8:x है तो x का मान आपको बताना है। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, सीधे आपको लगा के बताएंगे, ठीक है ना भाई। पहला क्वेश्चन है 16:8 समानुपात 8:x, तो x का मान बताइए। जितने भी साथी हमारी क्लास रेगुलर अटेंड करते हैं वो आज की वीडियो का एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो वो नहीं कर पाएंगे। सभी के सभी प्रश्न वो बेहद आसान तरीके से और कम समय में वो ही लगा देंगे। देखो भाई, इस प्रश्न को क्या है, हमने बताया था जब दो अनुपात क्या होते हैं, समानुपात में व्यक्त होते हैं। समानुपात क्या होता है? समानुपात में हम दो अनुपातों की तुलना करते हैं। अनुपात क्या होता है? अनुपात वह होता है जो एक ही राशि की तुलना करता है, यूनिट सेम होती है और वो सरलतम रूप में होता है, उसे हम लोग अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पर जब दो अनुपात समानुपात में व्यक्त है तो हमको यहाँ पर x की वैल्यू बताना, कहने का मतलब इस तरह के केसों में अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा कर लेते हैं। यानी यहाँ 16 का x से गुणा कराएंगे तो ये 16 गुणे x हो जाएगा, बराबर का 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो सीधे मैं यहाँ पर 64 लिखता हूँ। अब x की वैल्यू बताना है तो 16 से काट देंगे, 16 चौके 64, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो भी हो जिसमें 4 होगा वही हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, तो 4 आएगा। अगला प्रश्न पत्र हमारा था दोस्तों, प्रश्न पत्र में क्वेश्चन था कि वृत्त के चाप और उसके जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है। यानी सर्किल के चाप से और उसकी जीवा से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है। तो वो दोस्तों आपको बताना, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, त्रिज्यखंड, वृत्ताखंड, केंद्र या फिर त्रिज्या। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा वही आपको बताना। तो याद रखना, जब कभी चाप और जीवा की बात करेगा उससे जो घिरकर जो हमारा एरिया बनता है, जो क्षेत्र बनता है, वो हमारा कहलाता है वृत्तखंड। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, वृत्तखंड हो जाएगा। इस पर मैंने आपको कई वीडियो कराई हैं वृत्त के ऊपर। कल भी जो क्लास आई थी वो भी सर्किल की थी, परसों आई थी वो भी सर्किल की थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी सर्किल की क्लासें हैं आप उनको अटेंड करिए, क्योंकि सर्किल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो दूसरे का आंसर क्या आएगा, वृत्तखंड आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं। एक घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं यही बताना आपको। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर वहां पर टिक करके आना है। तो एक घनाभ में दोस्तों अगर शीर्ष की बात कर ले तो एक घनाभ में आपके 8 शीर्ष होते हैं, यानी 8 इट विल बी राइट आंसर। 8 क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4/10, -4/10, 6/10 या फिर 7/10। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से बताना। वैसे मैंने बताया था इसमें एक बात आपको याद रखना है, अगर वो बात आप याद किए हैं तो इसको आप तुरंत का तुरंत इसका जवाब देंगे, अगर आपने उस बात को अच्छे से दिमाग में सेट करके रखा है। देखो भाई, जब किसी परिमेय संख्या को हम लोग दूसरी परिमेय संख्या से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, हमको पता लगाना होता है कि यह बड़ी है कि छोटी है।
सपोज दैट मैंने मान लिया कि यह हमारा एक परिमेय संख्या है p/q, ये हमारी एक परिमेय संख्या है p/q। नेक्स्ट दूसरी हमारी परिमेय संख्या मैंने बता दिया m/q। ये दो परिमेय संख्या हैं। अब आप यहाँ पर एक कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पर आप देखोगे तो इसके जो हर हैं वो इक्वल हैं, इसके हर जो हैं वो समान हैं। तो जब इसके हर समान है तो जब जिस परिमेय संख्या के यानी जितनी भी परिमेय संख्या होंगी अगर उनके हर सेम हैं तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी। खैर यहाँ पर हम नहीं कह सकते किसका अंश बड़ा है किसका अंश छोटा है, लेकिन अगर नंबर की बात कर लें, हर अगर हमारे बराबर हैं, जिस परिमेय संख्या का अंश बड़ा वह परिमेय संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। अगर यहाँ पर ऑप्शन से चलें तो देखो पहला हमारा ऑप्शन है 4/10, 4/10 पहला ऑप्शन है और हमें संख्या कौन सी थी 3/5, 3/5 हमारी संख्या थी, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर देखो 10, 5 हर बराबर नहीं है तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये 4/10 बड़ी है, ठीक है ना। हर बराबर करना पड़ेगा, हर बराबर करने के लिए 2 से नीचे गुणा 2 से ऊपर गुणा, भाई गुणा करेंगे तभी तो हमारा 10 आएगा, तो 10 आएगा तो ऊपर हो जाएगा 3 दूनी 6/10। अब आप देखोगे कि ये 4 हर तो सेम हो गए ना भाई, हर सेम हो गए तो हर सेम हो गए, अब जो बड़ी है वही बताना। तो इस हिसाब से तो हमारी ये 3/5 ही बड़ी है, यानी पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। दूसरे ऑप्शन की बात कर ले माइनस के 4/10, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें संख्या जो है वो निगेटिव हो गई है, अंश जो है वो माइनस में हो गया। बचा आपका तीसरा 6/10, तो आपने हर बराबर किया 6/10 यह भी है और 6/10 यह भी है, ये दोनों हमारे इक्वल हो गए हैं, अर्थात यह भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7/10 हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 7/10 हमारा एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी 3/5 से बड़ी संख्या कौन सी है तो वो हो जाएगी 7/10। अगला प्रश्न बहुविकल्पी का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 क्या है तो 5xy 4xz और 5xq में उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको बताना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको बताना है। दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, भाई बात को समझना। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि जितने भी पद दिए हैं, जितने भी पद दिए हैं उन पदों में वह क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, वह मिलना चाहिए, सब में वह मिलना चाहिए, उभयनिष्ठ कॉमन होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर अगर मैं 5x की, देखो भाई कितने पद हैं, एक पद ये 5xy, दूसरा 4xz, तीसरा 5xq, इन तीनों पदों में क्या चीज़ आपको लग रही कॉमन है। अगर नंबर में बात करें तो नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं, एक में 5, एक में 4, एक में 5, 2 में 5 कॉमन है लेकिन एक में नहीं, यानी कि नंबर में कोई भी संख्या हमारी उभयनिष्ठ नहीं होगी। दूसरा हमारा x x x x x तीनों में है तो कहने का मतलब ये x तो हमारा एक उभयनिष्ठ हो गया। अब बात करते हैं इसमें y है, इसमें z है, इसमें q है, कहने का मतलब केवल x ही एक ऐसा हमारा चर राशि है जो तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी x इट विल बी अ राइट आंसर, यानी x क्या हो जाएगा, मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस कर लिया, अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखेंगे क्या कह रहा है और उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना भाई। देखिए आप लोग अभी से सीख लेना, जान जाओगे कि सर हमने जितना पढ़ा है वही सब और उससे थोड़ा सा या बहुत डाउन ही हमारा पेपर आएगा अगर इस हिसाब से देखें तो, ठीक है ना। अगर हम पिछले साल के पेपरों को उठा के देखें तो हमने जितना कुछ पढ़ रखा है वो बहुत ऊंचे लेवल तक पढ़ रखा है, इतना हाई कभी भी नहीं पूछने वाला है, ठीक है ना। तो याद रखना भाई, आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बस आपको अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं है, निरंतर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना ताकि चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेट रहें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है उसको समझते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 है log 10 एक का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, इसका मान आपको बताना है, मान होगा, इसका मान जल्दी से बता दीजिए, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई, इसका मान क्या होगा। जितने भी साथी के ऑप्शन दे दें, ऑप्शन दे कर पाओगे, चलो मैंने कह दिया 0 और 1, केवल 2 ही ऑप्शन दे रहे हैं, एक मैंने 0 कह दिया, एक मैंने 1 कह दिया, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा, जल्दी जल्दी बताओ भाई कौन सा राइट आंसर होगा।
देखो इस चीज़ को तो बिल्कुल आपको याद ही होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमने कई बार क्वेश्चन में भी लगाई है। क्या लगाई? जहाँ पर बेस कुछ नहीं होता है भाई, समझना, जहाँ पर बेस कुछ नहीं होता है वहाँ पर बेस कितना मानते हैं? 10 मानते हैं। ये लॉग का मेथड होता है। जहाँ पर बेस कुछ नहीं होता वहाँ 10 मानते हैं। यहाँ पर 10 है, इसकी पावर 1 है, बेस तो कुछ है नहीं, तो अगर मैं बेस यहाँ पर 10 मानूंगा तो बेस 10 हो गया, 10 की पावर 1 हो गया। कहने का मतलब ये और ये सेम है ना, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। 1 मेरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। जितने भी साथी 1 आंसर दे रहे तो वो बिल्कुल राइट है, ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 7 पर। प्रश्न संख्या नंबर 7 पे पहुंचते हैं, क्या कह रहा उसको भी समझते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 7 है, इसमें आपको थोड़ा सा समझना है। मैंने बताया था क्वेश्चन है आपका कि जो लाभांश है, लाभांश जो है वो शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है? बताओ, लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है? शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है? किस मूल्य पर दिया जाता है, इस चीज़ को आपको बताना है। लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है? शेयर के कितने मूल्य, शेयर पर रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया है और मैंने बताया भी था जो लाभांश हमारा जो होगा, जो हमेशा लाभ होगा, वो किस मूल्य पर होगा सर? तो सर वो हमारा प्रारंभिक मूल्य पर होगा। जो मूल्य पहले का निश्चित किया गया होगा उसी मूल्य पर हमेशा हमारा क्या होगा? लाभांश होगा। तो प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने प्रश्न नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर उसका जवाब आपको देना है। समुच्चय से है अगला प्रश्न, क्या है समझिए, ठीक है ना भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है जरा समझिए। कह रहा है हमारा कि यदि समुच्चय ए बराबर कितना दिया गया? तो 2 3 5 7 9 11, 2 3 5 7 9 11 और 13, 2 3 5 7 9 11 और 13, ये ए बराबर दिया गया है। फिर b बराबर आपको दिया गया है। b बराबर कितना दिया गया है? तो 1 5 9 13, 1 5 9 13। उसके बाद क्या है भाई? 17 21, 17 21। तो क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन है आपका, इसका मान आपको बताना है, ठीक है ना भाई। इसका मान आपको बताना। देखिए थोड़ी बहुत अगर नॉइस हो रही होगी तो आप लोग टेंशन मत लेना, क्योंकि हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं यहाँ पर वर्क चल रहा है, तो आपको समझते रहना है बस, ठीक है ना भाई। क्या हो जाएगा? ए, और इसका मान आपको बताना है। ए बराबर दिया गया, बी बराबर दिया गया है। हमने बताया हम पर क्या होगा जब कभी इस तरह का केस आएगा, तो इस तरह के केसों में हमें क्या पता होना चाहिए कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो उसको लिखो, बस जो दोनों में कॉमन हो उसको लिखो। यूनियन वाले में क्या होता था कि जो दोनों में कॉमन होता था उसको हम एक बार लिखते थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो दोनों में कॉमन है उसे लिख लो केवल, बस यही आंसर है। दोनों में कॉमन क्या है? मैं बात करूं सबसे पहले 2 की, तो 2 इसमें है नहीं। 3 की बात करूं, 3 इसमें है नहीं। लेकिन 5 की बात करते हैं तो 5 दोनों में है, तो 5 को हम लिख लेंगे कामा लगा के। 7 की बात करें, 7 नहीं है। 9 की बात करें तो 9 दोनों में है, तो 9 को हम एक बार लिख लेंगे, 9 को लिख लिया। फिर 11 नीचे नहीं है लेकिन 13 है, तो ये हमारा जो 13 है ये भी हमारा कॉमन में मिल जाएगा। तो ये तीनों कॉमन में है, तो आंसर क्या आएगा? 5, 9, 13, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 5, 9, 13 यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रश्न संख्या 9 पर पहुंचते हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न पत्र आया है, पिछले ईयर के जितने भी थे बिल्कुल नॉर्मल थे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है दोस्तों जो आप नहीं कर पाओगे, सभी प्रश्न आप सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? तो कह रहा 9a² माइनस का 24a, 9a² माइनस के 24a प्लस के 18a क्यूब, प्लस के 18a क्यूब को
3a से भाग देकर 3a से भाग देकर भागफल ज्ञात कीजिए। भागफल ज्ञात करो। बताओ इस क्वेश्चन प्रश्न का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। 9a स्क्वायर माइनस के 24a प्लस के 18a क्यूब का आपको 3a से भाग कर जो आपका भागफल आएगा वही आपको बताना है। तो इस प्रश्न को दोस्तों लगाते हैं। हमने बताया था सबसे पहले आपको घातों को घटते क्रम में लिख लेना है। ये आपका व्यवस्थित थोड़ी नहीं लिखा है भाई, इसको व्यवस्थित करिए। तो 18a क्यूब सबसे पहले, बड़ी घात कौन सी है 3 है, तो हम 18a क्यूब को सबसे पहले लिख लेंगे 18a क्यूब। उसके बाद इससे छोटी स्क्वायर वाली है, प्लस में है तो 9a स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस के 24a तो माइनस के 24a। अब हमको इसको भाग करना है, भाग करेंगे किससे 3a से। तो 3 की टेबल पढ़ो कि 18 से ज़्यादा ना हो तो 6 बार जाएगा। 6 3 18। a है, a स्क्वायर लाना, a क्यूब लाना है तो a स्क्वायर से गुणा, यानी ये कितना आ जाएगा 6 3 18 a क्यूब। ये हमारा पूरा कट गया। यहाँ कितना बचा 0 बचा। अगला नेक्स्ट हमारा जो है वो है 9a स्क्वायर। अब 3 की टेबल में 9 कितनी बार आएगा 2 बार आएगा, तो 3 बार आएगा। 3 का कितना हो गया 9 हो गया। और a है, a स्क्वायर हमको लाना है a से मल्टीप्लाई, तो 3 3 का 9, ये 9a स्क्वायर, ये भी हमारा कट गया। नेक्स्ट अगला क्या है मेरा माइनस के 24a। अब मेरे को माइनस में लाना है, मेरे पास प्लस है तो माइनस लगेगा, प्लस माइनस माइनस तभी तो होगा। हमको 24a लाना है, a हमारे पास ऑलरेडी है तो माइनस के 8 से गुणा करा देंगे। 8 3 24, माइनस के 24a हो जाएगा। चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस घट जाएगा, यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचेगा और आंसर हमारा क्या आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस के 3a माइनस के 8, इट विल बी राइट आंसर। 6a स्क्वायर प्लस के 3a माइनस के 8 मेरे क्वेश्चन का परम सत्य जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या नंबर 9 पर। प्रश्न संख्या नंबर 9 हो गया है, 10 पर पहुंचेंगे, ठीक है ना भाई। टोटल 18 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे बेहद ही आसान तरीके से। और सभी प्रश्न आप लोग देखो, जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनको लगेगा कि ये सभी प्रश्न हम लोग पहले कर चुके हैं। हाँ तो भाई हम सभी प्रश्न पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। बस बचा क्या था कि आपको इकट्ठे प्रश्न को सॉल्व कराना, इकट्ठा प्रश्न पत्र को सॉल्व कराना, यही बचा हुआ था। बाकी सब हम लोग कर चुके हैं, ठीक है भाई। देखो इस प्रश्न को समझते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 10 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है भाई 2 घंटे 15 मिनट को 45 मिनट से अनुपात बताइए। 2 घंटे 15 मिनट को 2 घंटे 15 मिनट को 45 मिनट से अनुपात बताइए। 45 मिनट से अनुपात आपको बताना है, रेशियो बताना है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। एक चीज याद रखना, दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना कि रेशियो में क्या होता है, रेशियो में क्या होता है, यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं होगी तो वो रेशियो परफेक्ट नहीं माना जाएगा। यूनिट सेम होनी चाहिए बस। यहाँ है 2 घंटे 15 मिनट, इसका अनुपात बताना हमको 45 मिनट से, तो क्यों ना हम सबको मिनट में कन्वर्ट करें, तभी तो यूनिट सेम होगा। तो 2 घंटे को हम 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट प्लस के 15 मिनट, ये इनका अनुपात बताना किससे 45 मिनट से। तो ये कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 5 9 45 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, 3 बचा, 5 7 35 हो गया। इसको काटेंगे 9 से, 9 1 कम 9, 9 3 27, तो आंसर कितना आएगा 3:1 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। 3:1 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। 3:1 आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। 3:1 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा भाई, जवाब हो जाएगा, है ना भाई साहब। चलो अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।
प्रश्न संख्या 11 पर पहुंचते हैं। जितने भी साथी हैं भाई जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है, अगर उनको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों संग पहुंचाने की कोशिश करा करिए वीडियो को, ठीक है ना भाई, ताकि सबका प्रॉफिट हो सके। अगर जिनका भी मैथ में डर है कि बैक लग सकता है तो टेंशन मत लीजिए, बैक बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बस आप डेली का डेली क्लासें अटेंड करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, दिए गए चित्र में 0 वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है। अभी मैं चित्र बना रहा हूं, ठीक है ना। चित्र में O क्या है, वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि कोण OBC बराबर 40 अंश, यदि कोण OBC बराबर कितने अंश का है भाई, 40 अंश, 40 अंश। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, कोण BAC का मान आपको बताना है, BAC का मान आपको बताना है। ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, ये हो गई आपकी एक रेखा है ना, और ये सेंटर है, सेंटर से ये गया इधर और ये गया इधर, फिर यहाँ से ये गया यहाँ और ये गया यहाँ पर, ये O है। उसके बाद ये है आपकी B, ये है आपकी C और ये है आपका A। इसका मान आपको दिए हैं 40 अंश, इसका मान दिए हैं 40 अंश। तो आपको ABC, आपको क्या करना है, BAC का मान बताना, आपको इस कोण की वैल्यू बताना है, इस कोण का मान बताना है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आप जल्दी से देखो और बताओ इसका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको परिमेय याद है, जो मैंने परिमेय बताई थी, तो उस परिमेय से आप इस प्रश्न को अच्छे से लगा सकते हो, ठीक है ना भाई। देखिए डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा, तो कंसंट्रेट रहना पढ़ाई पर, क्योंकि नॉइस आपको आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर वर्क चल रहा है, तो कंसंट्रेट जरूर आपको अपनी स्टडी पर रहना है, ठीक है ना। इस चित्र में क्या करना है आपको, देखो भाई एक चीज समझो, हमने बताया था कि जो ये केंद्र पर जो कोण बनेगा ना, ये जो केंद्र पर कोण बनेगा, इसका आधा कोण बनेगा ये वाला, केंद्र पर जितना बनेगा उसका आधा कोण ये बनेगा बस। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के 2 गुना होता है, बताया था ना, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो अगर आप इस कोण की वैल्यू ज्ञात कर लो ना, तो आप इस कोण का मान हाफ करके बता सकते हो। तो इस कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश होता है, 180 अंश होता है। आपको OBC बराबर 40 अंश दिया है, OBC बराबर 40 अंश, तो OCB बराबर 40 अंश कैसे होगा। देखो इस क्वेश्चन को भाई समझना, लॉजिकली चीजें हैं, बिल्कुल अच्छे से समझना। अगर कोण OBC बराबर 40 अंश है, अगर कोण OBC बराबर 40 अंश है, तो कोण OCB वाला कौन सा कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण कितने अंश का होगा, यह भी 40 अंश का होगा। क्यों होगा, कारण भी लिखना पड़ेगा। कारण क्या है, ये संगत भुजा के संगत कोण हैं, संगत भुजा के संगत कोण हैं। हमने आपसे बताया था कि संगत भुजा के संगत कोण आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। संगत भुजा के संगत कोण आपस में बराबर होंगे। अब जब ये और ये 40 अंश हो गया भाई, अगर ये और ये 40 अंश हो गया, तो क्या आप कोण BOC का मान नहीं बता सकते हो, डेफिनेटली बता सकते हो। कैसे, अगर मैं यहाँ पर लिखूं मैं यहाँ पर त्रिभुज कौन सा हमारा हो जाएगा, OBC में, त्रिभुज OBC में त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, यानी कोण O प्लस के कोण B प्लस के कोण C, तीनों कोणों को मिला दोगे तो कितने अंश हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा ना। तो यहाँ पर C यहाँ पर B 40 है, यानी ये 40 प्लस के ये 40 बराबर 180 अंश, और इधर क्या बच गया आपका कोण O बच गया। 40 80 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कोण O बराबर कितना आएगा, 180 माइनस के 80, यानी कोण O बराबर कितना आएगा, 100 अंश आएगा। अब देखो दोस्तों, हमने इस कोण का मान प्राप्त कर लिया, इस कोण का मान हमने प्राप्त कर लिया, कितने अंश है, 100 अंश है। इस कोण का मान प्राप्त कर लिया, 100
9 अंश है। तो अब जब इसका मान प्राप्त कर लिया तो इसका भी आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि हमको पता है केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो कहने का मतलब परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का हाफ होगा, आधा होगा। तो बस सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। यानी अगर मैं बात करूँ कोण कौन सा बताना है, OBC, कोण OBC किसके बराबर होगा? आधे के, किसके आधे के? BOC के। कोण BOC के आधे के बराबर होगा। कोण BOC की वैल्यू कितनी आई? O भाई देखो बीचे वाले एंगल की हमेशा बात होती कि नहीं होती? जो बीच में होता एक्चुअल एंगल तो वही होता है ना, मैंने सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था। तो O का मान कितना आया? 100 अंश। यानी कि तो कोण OBC बराबर के 1/2 मल्टीप्लाई 100 काटोगे तो 50 अंश आपका आंसर आएगा। यानी कोण OBC बराबर कितने अंश आएगा? 50 अंश आएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। 50 डिग्री इट विल बी राइट आंसर। 50 अंश आपके क्वेश्चन का जवाब है। नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 पर पहुंचते हैं। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना भाई? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, उसकी भावनाएं क्या हैं, क्या पूछ रहा है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? तो वो कह रहा है सर 2 की पावर 5 गुणे 16 की पावर माइनस के 2 भागे 2 की पावर माइनस के 3 को सरल करो। इसको आपको सरल करना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा? फटाक से बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इससे पहले भी दोस्तों मैंने आपको ये प्रश्न कराया था। देखो कुछ ना करिए, आंसर देखिए, सॉल्व कर लीजिए इसे, बस क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व करिए। 2 की पावर 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ये हमारा हो जाएगा 32 गुणे पावर निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे यानी ऊपर बटे 1 और 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 6 चाह के 36 के 6 कैरी आ गया मेरा 2, 6 1 कम 6 दूनी 12 13 14, 6 1 कम 6 ये हो गया 6 1 कम 6 और 6 दूनी कितना हो गया भाई 12, 12 3 कितना होता है 15 के 5 हासिल कितना आ गया 1 आ गया, 1 1 कम 1 1 2 256, ये आ गया 256, ठीक है ना। इसका मैंने केवल वो अब फिर यहाँ पर है भाग, ये पावर पॉजिटिव निगेटिव इसको पॉजिटिव बनाएंगे यानी 1 बटे 2 की पावर 3 हो जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है सीधे सर, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 8 से काट लीजिए, 8 चौके हो गया 32, यहाँ 8 से काटोगे 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 4 से काटोगे 4 अट्ठे 32 हो गया, यानी यहाँ इतना बच्चा 1 बटे 8 बच्चा, ये बच्चा 1 बटे 8 भाई। और जब भाग करोगे तो यहाँ गुणे का चिन्ह लग जाएगा, ये संख्या पलट जाएगी, यानी 1 बटे 8 था तो कितना हो जाएगा 8 बटे 1 हो जाएगा। 8 से 8 कैंसिल, बच्चा 1 बटे 1 का मतलब 1 आपके क्वेश्चन का जवाब है, 1 आपके क्वेश्चन का जवाब है। 1 जो है वो आपके क्वेश्चन का परम सत्य आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना आएगा 1 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है उसको समझते हैं। कई बार मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से लगा लोगे। सभी प्रश्न को आप आज के सॉल्व करोगे और बाद में आपको बताना भी है कि हमने कितने प्रश्नों को लगाया है, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा ईंट की लंबाई चौड़ाई और मोटाई दी गई है। एक ईंट की लेंथ ब्रेथ और हाइट क्रमशः दी गई है, क्रमशः कितनी दी गई है? तो दी गई 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर।
25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या दिया गया है कि एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 53 सेंटीमीटर मोटी, 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेगी। दीवार की जो है वो दीवार की क्या दिया गया है, दीवार की लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्रमशः दी गई, आपको क्रमशः दी गई कितनी कितनी, तो वो दी गई है भाई साहब आपको 5 मीटर और उसके बाद दी गई 3.5 मीटर, फिर आपको दिया गया है 33 सेंटीमीटर। 33 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है आपसे ईंटों की संख्या बताओ, ईंटों की संख्या बताओ, ईंटों की क्या बताना आपको, संख्या बताना है, क्या हो जाएगा, ईंटों की संख्या क्या हो जाएगा। देखो भाई बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, हमने बताया था, मैं फिर से एक बार भाई लिखे दे रहा हूँ कि मेरे दोस्तों एक बात दिमाग में याद रखना, यूनिट सेम होना मांगता है, क्वेश्चन में यूनिट सेम होना चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना भाई। देखिए यूनिट सेम का मतलब क्या है, अगर आप अच्छी भाषा में और थोड़ी सी शरारती भाषा में समझें तो एक लड़का लड़के से शादी नहीं कर सकता है, उसको शादी करने के लिए अपने अपोजिट वालों को चुनना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन को लगाने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए, अगर यूनिट अलग की है तो हम उसमें आंसर परफेक्ट नहीं दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं आंसर लेकिन परफेक्ट नहीं आएगा, हमको बिल्कुल परफेक्ट आंसर देना है तो यूनिट सेम होना चाहिए। आप देखो कि यहाँ 5 मीटर है, यहाँ 3.5 मीटर है, ये 2 मीटर में, बाकी सब सेंटीमीटर में खेल रहे हैं, तो इनको भी हम मीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। आप चाहे सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए या मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए। फार्मूला ईंटों की संख्या का मैंने बताया क्या था, ईंटों की संख्या का फार्मूला बताया था दीवार का आयतन बटे क्या हो जाता है, ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। बस अब यहाँ से मैं सबसे पहले दीवार का आयतन निकालूंगा। दीवार का अगर मैं आयतन निकालूं भाई, दीवार का आयतन, तो दीवार का आयतन क्या होता है, दीवार हमारी कैसी है, घनाभाकार, घनाभ के आकार की है ना, तो घनाभ का आयतन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू साइड होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है ना, तो यहाँ पर लेंथ कितनी है 5 मीटर, इसका मतलब 500 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, ब्रेथ है हमारी 3.5 मीटर, 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 350 सेंटीमीटर, हाइट आपकी ऑलरेडी 33 सेंटीमीटर में दी गई है, हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करा के टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर हम एक ईंट का आयतन निकालेंगे, एक ईंट का आयतन निकालेंगे, तो एक ईंट का आयतन हमारा क्या हो जाएगा, वो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच होगा कि नहीं होगा। L कितना है भाई 25 10 7.5, 25 10 7.5, यानी ये हो जाएगा 25 10 उसके बाद 7.5, ये हमारा ईंट का आयतन आ जाएगा। अब फार्मूले में रखकर हम लोग सीधे सॉल्व कर लेंगे। तो अब मैं इसको साफ किए दे रहा हूँ क्योंकि फार्मूला तो सभी को पता होगा, हम सीधे बिना फार्मूला लिखे बताते हैं कि संख्या क्या आ जाएगी, ईंटों की संख्या। जो दीवार का आयतन आया, ये वाला आयतन 500 गुणे 350 गुणे 33, यानी ये 500 गुणे 350 और गुणे का 33, इसको भाग कर देंगे किससे, 25 गुणे 10 गुणे 7.5 से, 25 गुणे 10 गुणे 7.5 से। तो अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखो भाई साहब कैसे, दशमलव हटा एक जीरो बढ़ा, 25 दूना 50, ये कितना आ गया 20 आ गया। यहाँ देखो ये काट देंगे, जीरो से जीरो कट गया, ऊपर 2 बचा, इसको काटेंगे 75 को, तो इसको हम काट लेते हैं 5 बार, 5 से 15 पीछे होता है 75, यहाँ कितना आ जाएगा 5 से 5 सतह 35, 70 आ गया। फिर यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 तिया हो गया 15, ये आपका हो गया 5 एक कम 5, 5 चौके 20, 14 पंचे 70, 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 1100, 14 दूना 28, 28 गुणे 110, तो ये हो जाएगा 28 गुणे का 110, यहाँ गुणा करेंगे तो 28 जीरो 0, 28 से कम 28 के 8 हासिल आ गया 2, 28 से कम 28 तो 30,
30 80 आपके क्वेश्चन का आंसर, यानी ईंटों की संख्या कितनी आएगी 30 80, यानी 3080 ईंटें लगेंगी, 3080 ईंटें लगेंगी। नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 पर पहुंचते हैं, ठीक है ना भाई। इससे पहले मैंने कई बार आपको ये क्वेश्चन कराया था, तो सबको ये क्वेश्चन तो रट गया होगा। इस तरीके का प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर के पेपरों को, तो लगभग सभी ईयर में आपको ऐसा एक प्रश्न मिलेगा, बिल्कुल डिट्टो ऐसा होगा, बस यूनिट बदली होंगी। बस कहीं पर 25 10 35 देगा, तो कहीं पर 18 10 22 देगा, कुछ भी दे सकता है। तो बस मेथड तो हमें एक ही अप्लाई करना है, हमें मेथड थोड़ी नहीं कुछ चेंज करना है, ठीक है भाई। देखो अगला प्रश्न नंबर 14, ये क्या है इसको समझिए। ये कह रहा है कि 5000 का 10% की वर्ष से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। प्रिंसिपल है आपका 5000, प्रिंसिपल है 5000, रेट है आपकी 10% और टाइम है आपका 3 वर्ष। बताना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का जवाब, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। फिर 4 क्वेश्चन हमारे और हैं, उनको भी जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना भाई। P बराबर 5000, R बराबर 10%, T बराबर 3 वर्ष, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, A बराबर का P 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर कितनी होती है, N होती है। अमाउंट यहाँ से निकालेंगे तो प्रिंसिपल है मेरा 5000, A प्लस रेट कितनी है 10 बटे का 100, इसकी पावर कितनी 3, 0 से 0 कैंसिल, 10 से कम 10, 11 बटे का 10 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 5000 गुणे पावर 3 है तो 3 बार लिख लेंगे, 11 बटे 10, 11 बटे का 10 और 11 बटे का 10। यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे 1 2 3, तो 1 2 3 0 कट गए। 11 का क्यूब होता 13 31, यानी 5 गुणे का 13 31 हो जाएगा। गुणा कराएंगे 5 एकम 5, 5 3 15 के 5 हाथ से 1 आ गया, 5 3 15 1 16, 5 एकम 5 1 6, ये 66 55 के आया, ये अमाउंट आना है। चूंकि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है भाई, अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया 66 55, ये 66 55 अमाउंट, इसमें से 5000 लेस कर लेंगे, तो 5000 लेस कर लोगे तो भाई 16 55 आपका आंसर आ जाएगा। 5 1 6000, 6655, 1655 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 1655 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 1655 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। आज तो भाई कुछ ज़्यादा ही आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, हमको पढ़ाने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग 4 क्वेश्चन बचे हैं, उनको जल्दी से डिस्कस कर लेंगे, फिर कल की क्लास में हम लोग मुलाकात करेंगे, ठीक है ना। और क्लास कैसी लगी ये बाद में ज़रूर बताना। जल्द ही आपकी 2-3 दिनों से बस 4th सेमेस्टर भी चालू कर दिया जाएगा। डेली आपको 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर की डेली क्लासें मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। जितने भी दोस्तों ये लिखा है ऊपर देखना, 2017 का पेपर पूरा का पूरा पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ। जिनके पास नहीं अवेलेबल है पेपर, वो इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, तो कह रहा है 12y स्क्वायर माइनस के y, 12y स्क्वायर माइनस के y माइनस के 1 का गुणनखंड करो, का गुणनखंड करो, गुणनखंड करो। देखिए ऐसे मैंने कई क्वेश्चन आपको कराए हैं, कई क्वेश्चन ऐसे मैंने कराए हैं, आंसर आपको बताना है। बहुत सारे मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कराए हैं, जल्दी से लगाइए। देखो बात तो बस 1 मिनट का क्वेश्चन है। a बराबर है 12, b बराबर माइनस का 1, c बराबर माइनस का 1। होता क्या है सर, यहाँ पर a गुणे का c होता है। a कितना है मेरा 12 माइनस का 1, 12 गुणे माइनस का 1 यानी माइनस के 12। माइनस के 12 के 2 ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 1 आना चाहिए, तो फैक्टर होता है 4 3 12। अब हमको माइनस का 1 लाना, यानी बड़ी वाली माइनस में कर दीजिए, छोटी वाली प्लस में कर दीजिए, बस अब आंसर आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 12y स्क्वायर। अब माइनस का y नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे माइनस के 4y प्लस के 3y, तभी तो प्लस माइनस 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 के y बचेगा कि नहीं, माइनस के 1।
दो दो के पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। इधर कॉमन क्या मिल रहा, 4y मिल रहा कॉमन। भाई कॉमन वो होता है जो डिवाइड करता है, जो दोनों में भाग चला जाए। तो 4 तिया 12, वाई स्क्वायर को y से भाग करेंगे तो y बचेगा, माइनस के पूरा 1 बच गया। ये कितना बच गया भाई, 1 बच गया। इधर कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा तो प्लस के 1 कॉमन ले लेंगे, ये बच जाएगा 3y माइनस के 1 एक ब्रैकेट में। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, 3y माइनस के 1, तो 3y माइनस के 1 एक बार कॉमन ले लेंगे, ये एक कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, 4y प्लस के 1 बच जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर सकते हो। 3y माइनस के 1 यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। ठीक है ना भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या नंबर 16 पर। प्रश्न संख्या नंबर 16 पर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है उसको भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ये हो जाएगा प्रश्न संख्या नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसको समझिए। 16 नंबर प्रश्न जो है हमारा, उसमें समांतर माध्य बताना है। एक सारणी दी गई है, उसको समांतर 6 में हमको समांतर माध्य बताना है। क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। देखिए ये ऐसे आपकी एक सारणी बनी हुई है भाई, मैं सीधे खड़ी सारणी बनाता हूँ, ठीक है ना, मैं सीधे खड़ी सारणी बनाऊंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन कम लिखूंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए, नहीं तो फिर भाई स्पेस कम बचेगा हमारे पास। देखो ऐसे सारणी बनी हुई है, पहले सारणी में आपको क्या दिया गया, भार, वेट आपको दिया गया, वो भी किसमें, केजी में, और दूसरी में आपको बारंबारता दी गई, यानी छात्रों की संख्या दी गई है, बारंबारता दी गई है। भार केजी में कितना दिया गया, 40, 42, 43, 44, 45, 40, 42, 43, 44 और 45, ये भार दिया गया, वेट दिया गया है। और बारंबारता की संख्या कितनी है, तो बारंबारता की संख्या 4, 12, 18, 10, 6, 4, 12, 18, 4, 12, 18, 10 और 6, ये चीज़, इतनी चीज़ आपको क्वेश्चन में दी गई है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है भाई आपका कि समांतर माध्य आपको बताना है, समांतर माध्य आपको बताना है, ये क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन। तो देखो इस तरीके के प्रश्नों में कुछ नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। ये जो दिया रहता है इसको हम लोग x मानते हैं, इसको x पद मानते हैं, x पक्ष मानते हैं, और इसको हम लोग f यानी कि इसको बारंबारता f मानते हैं। तो ये x f हमको दिया रहेगा, हमको एक नई सारणी बनाना रहेगा जिसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता, या जिसको हम fx बोलते हैं, यानी f गुणे x बोलते हैं, f गुणे क्या, x बोलते हैं। अब ये बनाएंगे तो हमें आसानी से पता चलेगा, 4 चौके 16, ये 160 हो जाएगा, 12 दूना 24 के 4, कैरी कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, 12 चौके 48, 48 2 कितना होता है 50, 504 आ जाएगा। 18 तिया होता है 54 के 4, कैरी 5 हो जाएगा, 18 चौके 72, 72 5 कितना हो गया, 77 हो गया। फिर 10 44 दहम्मा 440 हो गया। उसके बाद 45 का 6 पंचे 30 के 0, कैरी कितना आ गया, 3 आ गया। 6 चौके 24, 3 कितना हो गया, 27 हो गया। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि जो आपने एफेक्स निकाला है, ये एफेक्स, इनका सम करना है, इस एफेक्स का सम करना है। सम करोगे तो 4 4 8, ये 8 हो गया। उसके बाद ये 6 6 12 1 13, 13 4 कितना हो गया, 13 4 भाई कितना हो गया, देखो 6 6 12 1 13, 13 4 17, 17 7 17 7 कितना हो गया, 24 24, और ये कितना हो गया 24 के 4, कैरी कितना आ गया मेरा 2 आ गया। 5 1 6 6 12 1 13, 13 4 कितना 17 18 19 20 21, 21 48 हो गया, 21 48 हो गया हमारा, ठीक है ना, 21 48 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर बारंबारता देखेंगे, इसका सम करेंगे, तो इसका सम कितना आएगा भाई, देखो 12 और 18 30 हो गया, 30 10 40, 40 और 6 4 10 50, ये 50 आ गया। तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये इसको हम बोलते हैं सिग्मा एफ, सिग्मा एफ बोलते हैं। ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। तो फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है भाई, समांतर माध्य, यानी इसके बराबर क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये होता है। तो अब यहाँ से देखो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 21 48 आई है ना, तो ये 21 48 हो जाएगा। बटे में सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, 50 आई है। आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे,
आंसर आ जाएगा। 2 से काट लेते हैं 25 बार में, 2 से काट लेते हैं 2 एक कम 2, 2 सत्ती 14 और 2 चौके कितना हो गया 8 हो गया। 25 से काटेंगे तो 25 चौके कितना हो गया 100 हो गया। 7 बचा 74, 25 दूना 50 हो गया। कितना बच गया 14 बच गया ना, 140 हो गया। कितना बच गया 140 हो गया। तो 25 सौ कैसो 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 पंचे 125, आगे नहीं काटेंगे, यानी 42.5 kg आपके क्वेश्चन का आंसर। समांतर माध्य कितना आ जाएगा 42.5 किलोग्राम आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या करना दोस्तों, f और x दिया रहेगा, हमको fx केवल यहाँ पर निकालना है, fx बटे f कर लेंगे बस, यानी सिग्मा fx अपान सिग्मा f जो आएगा वो समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक है ना, हिंदी में कहें तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या ही होता समांतर माध्य, टोटली एवरेज ही होता है समांतर माध्य। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर कौन सी हो जाएगी 17 हो जाएगी। प्रश्न संख्या नंबर 17 हो जाएगी। जो भी साथी भाई हैं जिनको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है ना भाई, देखो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, लखनऊ से कानपुर, ठीक है ना, लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद, लखनऊ से इलाहाबाद, ठीक है ना, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी में की डिस्टेंस में, दूरी में कितना अनुपात है, तो 3:8 का अनुपात है, ठीक है ना, 3:8 का अनुपात है। आगे प्रश्न कुछ इस प्रकार है, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर है। लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी जो है वो है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है भाई साहब, क्वेश्चन पूछा है कि लखनऊ से कानपुर की दूरी बताओ, लखनऊ से कानपुर की दूरी बताओ, लखनऊ से कानपुर की दूरी बताओ, कानपुर की दूरी बताओ, दूरी बताओ। ठीक है ना, देखिए जो क्वेश्चन लास्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, वो भाई आपको प्रकाल से खुद करना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचकर उस पर बिंदु P गुजार देना है, बस वो आप खुद से कर लोगे। एक 3 सेंटीमीटर का आप लोगों को क्या खींचना है, सर्किल खींचना, बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींच देना, वही आपका बन जाएगा। यहाँ पर बता पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रकार और काल है नहीं। तो एक क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल सा है, छोटी कक्षाओं से 5-6 से पढ़ते हुए आओ, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, एक 3 सेंटीमीटर का सर्किल खींचोगे, कोई एक जीवा वृत्त P से गुजार देना बस। उससे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये हमारा आज का हो जाएगा लास्ट नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है वो आप खुद से कर लोगे, बिल्कुल इजी प्रश्न है। देखो लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 3:8 का अनुपात है ना। फिर कहा गया लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर है। हमको एक्चुअल ना दूरी नहीं पता है कितनी दूरी है, बट रेशियो दिया गया है। तो हमने बताया था जब ऐसी कंडीशन आएगी तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो रेशियो है उसमें हम x सटा लेते हैं, यानी यहाँ पर ये हमारा 3x रेशियो क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा ना। एक बात जरा मुझको बताओ कि ये जो 8x है एक्चुअल में किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, जो 8x है हमारा वो किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, वही आपको बताना है। जल्दी से बताओ। देखो भाई यहाँ पर दो बातें हैं, लखनऊ से कानपुर ये पहले लिखा है ना, फिर लिखा है लखनऊ से इलाहाबाद। तो जो पहले लिखा है रेशियो में वो लखनऊ से कानपुर का होगा डिस्टेंस, जो दूसरा वाला लिखा है वो लखनऊ से इलाहाबाद का होगा डिस्टेंस। इतना करने के बाद अब आप देखोगे लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी दिया है 200 किलोमीटर। देखो लखनऊ से इलाहाबाद की
परफेक्ट डिस्टेंस दे दिया गया 200 किलोमीटर, लेकिन रेशियो में कितना है 8x है। भाई देखो लखनऊ से इलाहाबाद बाद में लिखा तो बाद वाला रेशियो यही तो होगा, यानी कहने का मतलब सर 8x बराबर कितना दिया है 200 किलोमीटर दिया है। तो x की वैल्यू निकालने तो 3x का मान बता देंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे 200/8, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 8 पंच 40, x बराबर कितना आ गया 25 किलोमीटर आ गया। यानी कि लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी में जो एक x का मान है कितना आ गया 25 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर हमको बताना क्या था, लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी, लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी कितनी है 3x है, तो 3x है, यहाँ पर हम x का मान रखेंगे तो 3 गुणे x का मान 25, 25 3 कितना होता है 75 किलोमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 75 किलोमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आएगा दोस्तों 75 किलोमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को यह वीडियो पसंद आई होगी। हमने टोटल प्रश्न पत्र को 2017 का जो था उसको सॉल्व कर लिया है। एक छोटा सा प्रश्न है, उसमें 3 सेंटीमीटर वृत्त खींचना है, बिंदु P से एक स्पर्श रेखा गुजार देना है, बस वो आप खुद से कर लोगे। तो आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आपको कर देना है लाइक, दोस्तों के संग कर देना है आपको शेयर। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आपको क्या कर लेना है सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तो यहीं पर वीडियो को रोकेंगे दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल एक नए और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।